कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वॉइस के बारे में थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ाएंगे। पिछले दिन मैं वॉइस का वीडियो नहीं डाला था मैंने, लेकिन आज मैंने अपलोड किया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पिछला जो क्लास था उसमें मैंने बताया था कि कोई भी वर्ब किस टेंस में होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इस बारे में बताया था। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, ये बातें बताई थी, ठीक है। और वहाँ पे बाई के बारे में बताया था कि उसमें अभी जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया था, 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें बाई का ही यूज हुआ था। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हम बाई का यूज नहीं करते हैं, तो किसी और का करते हैं। तो आज हम उसको जानेंगे। अब वो किसका किसका करते हैं और कब कब करते हैं वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन लिया जाए तो बात आई थी ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने पिछले क्लास में बताया था। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जो पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव का ही बनता है। और ट्रांजिटिव हम कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचान कर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए 2 रूल अप्लाई करेंगे, या तो क्या या फिर किसे से क्वेश्चन करने पे अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये भी देख लेते हैं कि वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस उसमें है, यानी ऑब्जेक्ट है, नहीं तो नहीं है। अगर किसी मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गया तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन ले लें, ही लव्ड एट मी। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये भी डिसाइड करना है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि मेन वर्ब के तुरंत बाद जो आता है अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक वर्ब आता है, वर्ब का टाइप आता है जिसे कहते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, जो ये फ्रेजल वर्ब होता है, ये फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लग जाता है, किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लग जाता है और वो दोनों मिलके अपना सेंस चेंज कर दें, अर्थ को बदल दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तो यही है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, तो लेकिन उससे पहले ये ध्यान दो, गेट। गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब पाना भी होता है, गेट मतलब मिलना भी होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब इसी में हम एक प्रीपोजिशन लगा दे, अप, गेट अप। अब अप मतलब तो ऊपर होता है, ये एक प्रीपोजिशन है और एक वर्ब है। अब ये गेट अप का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब हो जाएगा क्या, उठना। दोनों सेंस चेंज कर लिए, उठना हो गया। और यहां पर गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, और अप मतलब वही ऊपर। ये तो प्रीपोजिशन है ना, तो इसका अर्थ अलग अलग जगह पर अलग होता है। अब लेकिन ये दोनों मिल के अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गिव अप, मतलब हार मानना या छोड़ना या त्यागना, ये चीजें हो जाएंगी गिव अप की। अगर गिव अवे, गिव अवे, अवे भी एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पे गिव लगा है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दान करना। तो देख रहे हो यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो फ्रेजल वर्ब आते हैं, फ्रेजल वर्ब ये सारे जो आए हुए हैं ये इनके ऑब्जेक्ट ना हो। ये प्रीपोजिशन जो आए हुए हैं ये वर्ब के साथ चिपके रहते हैं, हटते नहीं है। ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता, अदर वर्ड का हिस्सा नहीं होता, ये वर्ब का ही हिस्सा आता है। उसी तरीके से लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना या हंसना किसी के ऊपर। किसी के ऊपर हंसने का मतलब मजाक उड़ाना, उसने मेरा मजाक उड़ाया।
तो यहाँ पर लाफ्ड एट जो है ये वर्ब के साथ ही जुड़ा हुआ है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा यहाँ पे मी आ जाएगा पहले, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना फ्रेजल वर्ब आएगा तभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज, क्यों वॉज लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगता है, आई है तो वॉज लगेगा। आई वॉज लाफ्ड एट, ये एट इसी के साथ रहेगा, ध्यान देना कभी हटेगा नहीं। अब क्या लगेगा, बाय, ही वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो समझ आए, अगला रूल मतलब यही है, छोटा सा रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आया है तो फ्रेजल वर्ब को भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे सिंपल वर्ब को हम ट्रीट करते हैं, मतलब ये पूरे को एक वर्ब ही मानते हैं, ये वर्ब ही होता है, जैसे कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगले रूल पे अगर चलें तो अगला रूल यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप होंगे, एक होगा मोनो ट्रांजिटिव, एक होगा बाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है, मोनो ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि वो एक ही बार ट्रांजिटिव होगा, मतलब उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया रहेगा। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब है वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन बाई ट्रांजिटिव का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट वाला, यानी टू ऑब्जेक्ट। बाई मतलब वैसे भी जानते हैं कि दो होता है, ये वाला बाई, बी वाई वाला नहीं, बाई जैसे बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, ठीक है। तो बाइफोकल, द्विफोकसी ऐसा होता है ना, तो बाई मतलब दो होता है। तो जिस भी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बाई ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिस वर्ब के एक ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट वाला, तो हम लोग सेंटेंस बहुत देखे। अब डबल ऑब्जेक्ट वाला यानी मोनो ट्रांजिटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहां पर ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। अब यहां पे एक बात ध्यान देना, जब भी बाई ट्रांजिटिव आएगा, दो ऑब्जेक्ट वाला आएगा कोई वर्ब, यानी दो ऑब्जेक्ट आया रहेगा, तो उसमें एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग होगा और एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, श्योर है। और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें देखो ऑब्जेक्ट कौन कौन है, ये और ये। और ध्यान देना मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो वर्ड का यूज बताया था, एक तो व्हाट का और एक होम का, ये यूज बताया था। इनका हम यूज करके हम पूछें क्वेश्चन तो हमारा आंसर मिलेगा। व्हाट से नॉन लिविंग मिलता है और होम से लिविंग मिलता है। तो जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने क्या दिया, किताब दिया, तो ये मिल गया हमारा क्या, नॉन लिविंग। उसने किसे दिया, मुझे दिया, तो आंसर आ रहा है। तो जो आता है ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग। अब यहां से बातें समझो, ये जो बुक है, ये बुक एक नॉन लिविंग है और ये मी है, ये लिविंग है। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लिविंग होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी यहां से समझ गए कि ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां जब टाइप ऑफ सेंटेंस के बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक टॉपिक आता है, उसमें बताया जाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहां कैसे रखा जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, कभी कभार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पहले आ जाता है। तो यहां पे दिक्कत ये होता है कि जब हम इसको पहले करते हैं तो यहां पर ऐसा ही गेव अ बुक, अगर हम इसको ऐसे कर दें ही गेव अ बुक, तो यहां पर इस मी के पहले यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले
हमको टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, जबकि दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वॉइस में इसका बहुत बड़ा रोल है, दो ऑब्जेक्ट वाले का। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही पहले लेके जाते हैं। अब कौन से वाले ऑब्जेक्ट को पहले लेके जाएंगे, ये बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे कि ये सेंटेंस हमारा हो गया, तो यहां पर ये डायरेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट बाद में आ गया। जब भी हम, ध्यान से सुनना ये लाइन, जब भी हम किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होता है। समझ आ रही बात? यानी ये जो मी है, यानी लिविंग थिंग है, ये सोचता है कि मैं पहले आऊंगा, मैं पहले आऊंगा। अगर मुझे बाद में लेके जाएंगे तो मुझे कुछ और चाहिए एक्स्ट्रा, तो ये कहता है कि अगर मैं बाद में जाऊंगा तो मुझे टू दो, टू उसको चाहिए। समझ आ रही बात? तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, अब ध्यान देना, जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर अब इन दोनों में से दोनों का सेंटेंस मतलब एक ही है। अब बताओ मी से बनाएं कि बुक से बनाएं? पहले मी से बनाते हैं, तो मी से बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन, आई वॉज गिवन। और हाँ ध्यान देना, अब ये मैंने बताया है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं इसको, लेकिन ये भी तो मेन वर्ब के बाद ही आता है, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, बाय हिम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं जब हम लिविंग थिंग से बनाए पैसिव वॉइस। लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग से बनाते हैं तो यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी होती है कि जब अ बुक से बनाएंगे तो अ बुक, अच्छा बताओ, अ बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि मुझे टू चाहिए, वो पहले गया तो मुझे टू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको टू देंगे, तो क्या करेंगे, अ बुक वॉज गिवन टू, गिवन टू क्या हो जाएगा, कहाँ गया, मी, यानी ये देखो बाद में आ गया ना, अ बुक पहले मी बाद में, पर ध्यान देना है पहले बाद वाली बात। तो यहाँ पर मी, अब क्या बचा, बाय हिम। ये हो गया अगला रूल, ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव का हम लोग जान ही रहे थे, बाई ट्रांजिटिव का भी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वाले को पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट वाले के पहले टू का यूज होता है, जब इनडायरेक्ट वाले को पहले लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बातें? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं यहां पर, सी सेंट सेंट हिम अ रुपी, 1 रुपया ना, चलो 1 रुपया, ज़्यादा महंगा नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट। ध्यान देना, डायरेक्ट वाला हमेशा नॉन लिविंग होगा और इनडायरेक्ट वाला हमेशा लिविंग होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इससे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सेंट, ही वॉज आ गया, ही वॉज सेंट अ रुपी, he was sent a rupee by her। ये तो हो गया हमारा पहला, लेकिन अ रुपी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ रुपी was sent to, देखो लिखेंगे ना, to him by her, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? अब यहाँ पे ये बात होती है कि अगर दोनों की को कंपेयर करें, इन दोनों पैसिव वॉइस के सेंटेंस को, तो कौन सा वाला जब बनाना ज़्यादा बेटर होगा। तो बेटर वाली बात करें तो ये दोनों तो सही है वैसे, लेकिन बेटर की बात करें तो बेटर हमारा ये हो जाएगा,
नॉन लिविंग से, जो नॉन लिविंग से हम बनाते हैं वो हमारे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ट्राई करना कि नॉन लिविंग से ही बनाओ। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बातें इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के रूल्स देख लेते हैं। अब इसमें देखो जो आगे के रूल्स हैं उसमें क्या है कि अभी तक तो जो मैं बता रहा था कि उसमें हमेशा बाई का यूज करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान दो कि ये जो बाई प्लस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, यानी सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव केस में, बाई प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहे हैं जो, तो इसको जो होता है इसको दो वर्ड वो यूज किया जाता है इसके लिए। एक यूज किया जाता है एजेंट, एजेंट भी कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है डूअर। डूअर का मतलब समझते हो ना, वही जो काम करता है वही डूअर हो जाएगा। अब इसको एजेंट और डूअर कहते हैं। तो आगे के रूल्स जब मैं बताऊंगा तो उसमें या तो एजेंट का या तो डूअर का मैं यूज करूंगा, तो वहां पे समझ जाना कि एजेंट या डूअर होता क्या है। बाई प्लस जो सब्जेक्ट लगता है, जो सब्जेक्ट को उठा के बाई के बाद लिखते हैं वही एजेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अगला रूल ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जिनके बाद हम बाई का यूज नहीं करते। अगर बाई का यूज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो वो कौन कौन से वर्ब हैं जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये आते हैं दो। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो पहला आता है ये नोन। नोन यानी ये थर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा ना। तो जब थर्ड फॉर्म में ये है तो वैसे ही लिखेंगे। तो नोन और ओब्लाइज्ड, अगर किसी सेंटेंस के पैसिव वॉइस में नोन और ओब्लाइज्ड आ गया है तो वहां पर उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। उसके बाद यानी बाई के स्थान पे हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि मैं लिखता हूं यहां पर ये कि आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल। तो जब हम इसको करेंगे तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है हिम। हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम को लाएंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा ही। और ये कौन सा टेंस है, टेंस की बात करें तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें इजामार लगता है। तो इजामार में से तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज, ही इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, क्या हो जाएगा, ही इज नोन। अब क्या होता है कि बाई लगा के फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो बाई तो यहाँ पे लगेगा नहीं। अभी तो मैंने बताया नोन और ओब्लाइज्ड के बाद यहाँ पे क्या होगा, नोन। नोन आया है तो नोन बाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नोन टू, और टू एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद फिक्स है कि हम ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो नोन टू मी वेरी वेल। तो ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो 9th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 11th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, या फिर कंपटीशन में भी ये कभी कभी आ जाता है। कभी कभी का अक्सर ये आता रहता है। ठीक है, एक ओब्लाइज्ड पे अगर हम देखें तो ओब्लाइज्ड का क्या हो जाएगा, जैसे ही विल ओब्लाइज, he will oblige me, he will oblige me। अब हम जब इसको करेंगे पैसिव में तो वही चीज है, तो मी को किस में चेंज कर देंगे, मी को चेंज कर देंगे आई में, तो हो जाएगा आई शैल। अच्छा, जब बाकी सबके साथ विल लगा है तो आई के साथ तो शैल ही लगेगा ना, आई शैल बी ओब्लाइज्ड, आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू, क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हो जाएगा। जब किसी भी सेंटेंस में नोन और ओब्लाइज्ड आया रहता है तो हम हमेशा उसके बाद टू का यूज करते हैं, न कि बाई का। ठीक, अगले पॉइंट की बातें करें तो अगला भी दो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम बाई का यूज नहीं करते। कंटेंड और इंटरेस्टेड।
इंटरेस्टेड। जब कंटेंट और इंटरेस्टेड आता है तो उसके बाद हम हमेशा इन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कंटेंट और इंटरेस्टेड आता है तब। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जहां पे जैसे हम जैसे यहाँ पे टू का यूज किया है, टू का यूज किए, अब वहां पर इन का यूज करने लगेंगे जब ये मेन वर्ब के जैसे आएंगे तब। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स ना। ये क्वेश्चन हो गया। जब हम इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेनी, यही ऑब्जेक्ट है ना, ये मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा मेनी थिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसलिए आर, कंटेंड अब उसके बाद हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है तो यहां से पता चला कि क्या लगेगा, इन। मेनी थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल्स हो गए। दो और रूल्स हैं जिनके बाद हम किसी और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के भी वर्ब देख लेते हैं यहां पर। जैसे कि अगला पॉइंट जो होगा, अगले पॉइंट में क्या क्या वर्ब आएंगे कि उनके बाद कौन सा प्रीपोजिशन होगा। जैसे कि एक आ जाता है सरप्राइज्ड, एस्टोनिज्ड, डिस्ट्रेस्ड, हो गया, डिस्प्लीज्ड हो गया, ठीक है। और सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, ये सब अगर वर्ब आए हुए हैं पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय अगर ये सब वर्ब आए हुए हैं तो इनके बाद हम ऐड का यूज करते हैं, ऐड प्रीपोजिशन का, बाई का नहीं, ऐड का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। योर फेलियर सरप्राइज्ड मी। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, एट योर फेलियर, हाँ, ये हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारी चीजें हो जाएंगी। अगला रूल देख लेते हैं कि एक का क्वेश्चन और देख लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, His success astonished us. His success astonished, गड़बड़ हो गया, astonished us। तो क्या हो जाएगा, we were astonished
at his success. ठीक है। अब एक लास्ट रूल है इसमें का, हम लोग देख लेते हैं यहां पर। प्लीज्ड, disgusted, charmed, throned, lined और satisfied, ये सब अगर ये सब प्रीपोजिशंस आए हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम विथ का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर विथ का यूज करते हैं। तो जो भी सेंटेंस आया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 वर्ब हैं, अगर इनके बाद हमको पैसिव वॉइस में यूज करना है तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वर्ब तो वही है, हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? वो है विथ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ही प्लीजेज, देखो ये प्लीज जो है, ये प्लीज एक एडवर्ब भी है और वर्ब भी है, ठीक है। जब इसका मतलब, यानी जब ये वर्ब के तरीके से यूज होगा तो इसका मतलब होगा क्या? प्रसन्न होना। और जब ये एडवर्ब के जैसे यूज होगा तो इसका मतलब होगा कृपया। ही प्लीजेज मी, उसने मुझे खुश कर दिया, वो मुझे खुश करता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड क्या हो जाएगा? विथ ही लगेगा यहां पर, विथ हिम, चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे ही सारी चीजें हैं, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले ये 30 मिनट का हो चुका है। पिछला वीडियो भी मेरा वॉइस का 30 मिनट था। अब देखो 30 मिनट का वीडियो बनाना ही पड़ेगा, लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है तो छोटे छोटे वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी हो गई, ये सब असर्टिव सेंटेंस के अभी जितने भी रूल थे ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ स्पेशल रूल हैं, स्पेशल रूल है। अब उन स्पेशल रूल को हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे कि क्या क्या स्पेशल रूल है। जैसे इन्फिनेटिव का जब हम पैसे बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।